हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विक्ट्री आईएएस। आई एम यूनिश अली। सो हमारे जो करंट अफेयर था इंश्योरेंस का, तो उसी के हमारे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सो हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ रिगार्डिंग द बीमा वाहक। तो बीमा वाहक क्या है? आपके जो IRDA है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो उन्होंने अनाउंस करा है गाइडलाइंस फ्रॉम द बीमा वाहक। वो बीमा वाहक इज़ अ वुमेन सेंट्रिक इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो आपने देखा होगा, जैसे कि आपने कहीं सुना होगा, जो पॉलिसी जो आपके होते हैं एजेंट्स होते हैं, तो बेसिकली बीमा वाहक वुमेन्स को हम लोग एजेंट्स बना रहे हैं। तो उसी के बारे में इन्होंने न्यूज़ बताई है। सो इट विल टेक इफेक्ट विद द लॉन्च ऑफ बीमा विस्तार, अ फोर्थ कमिंग ऑल इन वन स्टैंडर्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो बीमा वाहक कौन है? तो ये आपके डेडिकेटेड लोकल इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन एंड अवेयरनेस चैनल है, असाइंड एट द विलेज एंड ग्राम पंचायत लेवल, एम्ड एट डीपनिंग द इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अक्रॉस इंडिया। तो इंडिया के जो एरिया है, इंडिया में हमें इंश्योरेंस को पेनिट्रेट करना है, तो उसके लिए हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी, इंश्योरेंस का डिस्ट्रीब्यूशन हमें इम्प्रूव करना होगा। उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी ये इन एजेंट्स को यूज़ करेंगे। तो ये आपका ये वुमेन सेंट्रिक मॉडल है। लोकल वुमेन्स विल एक्ट एज अ बीमा वाहक एंड स्ट्रेंथन द ट्रस्ट एंड आउटरीच। तो जो वुमेन्स होंगी उनको बीमा वाहक बनाया जाएगा। वो जाएंगी लोगों के पास, अवेयरनेस क्रिएट करेंगे इंश्योरेंस के बारे में, और आपके लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इससे क्या होगा, विलेज लेवल प्रेजेंस बढ़ेगी। तो इट एंश्योर्स लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। ये सपोर्ट करेगा आपके बीमा विस्तार को। तो इट विल हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिफाइड अफोर्डेबल इंश्योरेंस प्रोडक्ट। एंड इसमें जो फोकस एरिया है वो है हमारा अवेयरनेस क्रिएट करवाना, एनरोलमेंट को बढ़ाना, सर्विसिंग अच्छी प्रोवाइड करवाना, एंड क्लेम्स जो होते हैं उसमें आपको सपोर्ट देना। IRDA के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है आपकी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इस्टेब्लिश हुआ था आपका 19 अप्रैल 2000 में। रोल क्या है इसका? टू रेगुलेटर ऑफ इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए। फंक्शंस क्या करता है ये? लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटिंग द इंश्योरर्स, प्रोटेक्टिंग द पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट, प्रमोट ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस मार्केट, ensuring fair, transparent and efficient फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस। तो जो हमारा बीमा वाहक हमारे जो पॉलिसी है उसके एडवांटेजेस क्या हैं? तो ये आपका वुमेन लेड फाइनेंशियल इंक्लूजन है एट ग्रास रूट लेवल। ये बूस्ट करेगा आपके इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को, स्पेशली रूरल और लो इनकम रीजन्स में आपकी। ये एनहेंस करेगा ट्रस्ट को थ्रू कम्युनिटी लेवल एजेंट्स, और आपके जो क्लेम सर्विसेज हैं उसको इम्प्रूव करेगा और ग्रीवेंस को हैंडल करने में हेल्प करेगा। और साथ में ये सपोर्ट करेगा जो आपका विजन है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 में। बट इसकी भी कुछ आपके लिमिटेशंस हैं। तो क्या क्या आपके लिमिटेशंस हैं? जैसे कि ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी गैप्स अमॉन्ग लोकल वुमेन एजेंट्स, नीड फॉर टेक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल ऑनबोर्डिंग और क्लेम्स के लिए, कोऑर्डिनेशन विद इंश्योरर्स मे फेस डिलेज इन रिमोट एरिया रीजन्स, क्योंकि जो आपके रिमोट एरियाज होते हैं वहाँ पर जो इंश्योरेंस है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना पाना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। फिर एंश्योरिंग द कंसिस्टेंट इनकम फ्रॉम द वाहक टू मेंटेन द मोटिवेशन। तो जो बीमा वाहक हैं उनके मोटिवेशन के लिए भी उनके पास जो इनकम है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। तो इसको एंश्योर करना भी एक चैलेंज होगा। फिर द पॉसिबल अवेयरनेस गैप्स अमॉन्ग द रूरल हाउस होल्ड। तो रूरल एरियाज में जो आपका अवेयरनेस गैप होता है तो वो भी आपकी लिमिटेशन रहेगी। वे अहेड क्या रख सकते हैं हम लोग? सबसे पहले हमें स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग मॉड्यूल्स इन डिजिटल टूल्स एंड प्रोडक्ट लिटरेसी में हमें बढ़ाना होगा। फिर हमें इंश्योर करना है स्टेबल रिन्यूमरेटिव मॉडल्स, जिसमें आपको कमीशन दोगे, इंसेंटिव्स दोगे बीमा वाहक को। इसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद बैंकिंग करस्पॉन्डेंट नेटवर्क्स के साथ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ, आंगनवाड़ी नेटवर्क फॉर द वाइडर रीच हम कर सकते हैं। हमें मल्टीलिंगुअल एजुकेशन मटेरियल्स प्रोवाइड करनी होंगी जिससे कि हम लोग वहाँ पर ट्रस्ट डेवलप कर पाए। उसके बाद हम पीरियोडिक मॉनिटरिंग कर सकते हैं IRDA के थ्रू, जिससे कि हम लोग जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है उसको मेंटेन कर सकें। UPSC रिलेवेंस की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स में आपसे IRDA के फंक्शंस, बीमा वाहक, बीमा विस्तार, इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म्स पे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। मेंस में GS2 और GS3 में भी इस पे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन पे, रोल ऑफ रेगुलेटर्स, वुमेन लेड डेवलपमेंट, सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, रूरल आउटरीच मैकेनिज्म पर भी मेंस के क्वेश्चन फ्रेम्स पे बनाए जा सकते हैं।
नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है सेबीज सेंट्रलाइज्ड केवाईसी रिपोर्टिंग फॉर द डिसीज्ड इन्वेस्टर्स। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है तो उनके जो रिपोर्टिंग्स वगैरह करना है तो सेबी उनको क्या कर रहा है, सेंट्रलाइज करवा रहा है। तो सेबी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ सेंट्रलाइज्ड केवाईसी डेथ रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन मैकेनिज्म थ्रू केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसीज। तो ये आपकी केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसीज हैं। इसमें फ्रेमवर्क बिकम्स इफेक्टिव फ्रॉम द January 1, 2024 एंड एम्स टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस फॉर द नॉमिनी इंटरमीडिएटरीज एंड मार्केट इंस्टीट्यूशंस। की फीचर्स क्या हैं फ्रेमवर्क के? सबसे पहले तो आपकी सेंट्रल रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है इसमें। तो जो भी आपके इन्वेस्टर्स की डेथ होती है उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको सेंट्रली दी जाएगी KRAs यानी कि केवाईसी रजिस्टरिंग अथॉरिटीज़ के रिपोर्टिंग अथॉरिटीज़ पे। फिर आपकी जो लिस्टेड कंपनीज हैं दे में इनेबल द एक्सेस फॉर द इन्वेस्टर्स होल्डिंग फिजिकल सिक्योरिटीज़ वाया RTAs रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट्स। तो जो आपकी कंपनीज हैं वो जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनका एक्सेस देख सकती है। वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या है? जो आपके इंटरमीडिएटरी हैं दे मस्ट ऑब्टेन द डेथ सर्टिफिकेट प्लस पैन फॉर्म द नोटिफायर एंड नॉमिनी। तो आपसे एक डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होगा और एक पैन आपसे चाहिए होगा जो कि आपके नॉमिनी होते हैं उनके थ्रू। फिर आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा थ्रू ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मोड, दोनों में से आपका वेरिफिकेशन किया जा सकता है। एक इसमें वर्ड है ऑन होल्ड स्टेटस। ये क्या है? इफ सर्टिफिकेट नॉट प्रोवाइडेड द इंटरमीडिएटरी फ्लैग्स केवाईसी एज ऑन होल्ड एंड इन्फॉर्म्स द नॉमिनीज। तो यानी कि वो बता देंगे कि भाई आपका जो सर्टिफिकेट है वो अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, तो हमने आपका जो स्टेटस है उसको ऑन होल्ड पे कर दिया है और हम नॉमिनी जो है उसको इन्फॉर्म कर देंगे। नॉमिनी मस्ट फर्निश द सर्टिफिकेट फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। फिर बाद में नॉमिनी को सर्टिफिकेट देना होगा ताकि आगे की प्रोसेस को हम लोग आगे कर सकें। इसमें आपके केवाईसी मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट भी है। तो आफ्टर वेरिफिकेशन द इंटरमीडिएटरी मस्ट ऑन सेम डे सबमिट द केवाईसी मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट, जैसे कि इंफॉर्मेशन ऑन डेथ ऑफ इन्वेस्टर रिसीव्ड, डेथ सर्टिफिकेट वेरीफाइड। तो इस टाइप की आपको सेम डे अपडेट करनी होगी। अपलोड द डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड करने होंगे। और फिर आपके जो ऑल डेबिट ट्रांजैक्शन इन अकाउंट्स फोलियोज ऑफ डिसीज्ड इन्वेस्टर गेट ब्लॉक्ड। तो जो आपके डेबिट ट्रांजैक्शंस वगैरह हैं जो डिसीज्ड जो इन्वेस्टर है वहाँ पर फिर ये ब्लॉक कर दिए जाएंगे, वहाँ पर आप नहीं दिए जाएंगे। कंफर्मेशन ऑफ अवेटेड स्टेटस भी है। इफ नो सर्टिफिकेट इज रिसीव्ड तो इंटरमीडिएटरी मस्ट फाइल अ रिक्वेस्ट मार्क इंफॉर्मेशन ऑन डेथ ऑफ इन्वेस्टर रिसीव कंफर्मेशन अवेटेड। तो यानी कि इंफॉर्मेशन तो आ गई है कि इन्वेस्टर की डेथ हो गई है लेकिन कंफर्मेशन अभी अवेटेड है, तो ये भी आप मार्क कर सकते हो। फिर आपका जो रोल है KRAs उनका क्या है? तो ये इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा बाई नेक्स्ट वर्किंग डे इनको। आफ्टर वैलिडेशन KRA अपडेट द KYC रिकॉर्ड एज अ ब्लॉक्ड परमानेंटली और नोटिफाइज ऑल लिंक्ड इंटरमीडिएटरीज जो कि ब्रोकर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, डिपॉजिटरीज हैं, उनको इमीडिएटली इन्फॉर्म करना होगा कि भाई ये इन्वेस्टर है, इनकी डेथ हो गई है। एडवांटेज क्या है इसका? तो ये आपका सिंगल पॉइंट वेरिफिकेशन है जिससे क्या होगा, आपके डुप्लीकेशंस हैं रिड्यूस होंगे अक्रॉस द इंटरमीडिएटरीज। फिर आपका फास्टर क्लेम सेटलमेंट्स होगा जो नॉमिनीज और बेनिफिशियरीज हैं उनके लिए। ये प्रिवेंट करेगा आपकी फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन को आफ्टर द इन्वेस्टर डिमाइस और ये इंश्योर करेगा मार्केट इंटीग्रिटी एंड रिड्यूस द ऑपरेशनल रिस्क। ये आपकी स्ट्रेंथन करेगा KYC इकोसिस्टम को विद रियल टाइम अपडेट्स अक्रॉस द मार्केट। बट इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो व्हाट आर दोज लिमिटेशन? जैसे कि डिपेंडेंस ऑन टाइमली डॉक्यूमेंट सबमिशन बाय द नॉमिनीज। अब नॉमिनीज ही टाइम पर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर रहा है तो कैसे वो अपडेट करेंगे? फिर आपका वेरिएशन इन द डेथ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन अक्रॉस द स्टेट। तो हर स्टेट का जो डेथ सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो भी वेरी करता है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर आपके आपके स्मॉलर इंटरमीडिएटरीज हैं दे में फेस द टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन बर्डन। अवेयरनेस अबाउट द प्रोसेस अमॉन्ग द रिटेल इन्वेस्टर रिमेन लो। तो जो आपके रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास ये अवेयरनेस ही नहीं है। तो वे अहेड क्या हो सकता है? सबसे पहले तो हमें अवेयरनेस कैंपेन शुरू करवानी होगी थ्रू ब्रोकर्स, RTA एंड म्यूचुअल फंड्स। हमें इंटीग्रेशन करवाना होगा स्टेट लेवल सिविल रजिस्ट्रेशन डेटाबेस को फॉर द फास्टर वेरिफिकेशन के लिए। हमें क्लियर SOPs फॉर NRIs एंड फॉरेन डेथ सर्टिफिकेट्स बनाने होंगे और हमें ट्रेनिंग करवानी होगी फॉर इंटरमीडिएटरीज टू एंश्योर यूनिफॉर्म एग्जीक्यूशन। इसकी UPSC रिलेवेंस की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स में आपका सेबीज रेगुलेटरी पावर्स,
KYC रजिस्ट्रेशन, एजेंसी जो हैं, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म स्कीम, फिर आपके मार्केट इंटरमीडिएटरीज जैसे RTA, DP, ब्रोकर्स, इन पे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। मेंस में अगर हम बात करें GS3 में, तो कैसे आपके क्वेश्चन मेंस के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए रोल ऑफ रेगुलेटर्स इन फाइनेंशियल मार्केट स्टेबिलिटी, रिफॉर्म्स इन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इकोसिस्टम, डिजिटाइजेशन एंड ट्रांसपेरेंसीज इन फाइनेंशियल मार्केट्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन कैपिटल मार्केट, तो ये आपके बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्टिव वर्सेस पैसिव फंड्स के ऊपर। तो जो हमारी न्यूज़ है दैट इज़ द मोती ओसवाल AMC स्टडी ने रिपोर्ट किया है कि हमारे जो एक्टिव इक्विटी फंड्स है उसमें इन्फ्लोज बढ़ा है, दैट इज़ अराउंड 74,000 करोड़ ड्यूरिंग जुलाई सितंबर क्वार्टर में, जो कि इंडिकेट कर रहा है द कंटिन्यूड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन एक्टिव फंड मैनेजमेंट। की डेटा की अगर हम बात करें तो इसमें फाइनेंशियल ईयर 2024 के सेकेंड क्वार्टर का लिया गया है। तो एक्टिव फंड में जो आपका टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री नेट फ्लो है दैट वाज अराउंड 51,000 करोड़, और एक्टिव इक्विटी फंड्स अलोन जो था आपका वो था 74,000 करोड़ के करीब। अगर हम बात करें एक्टिव स्मॉल कैप फंड्स की तो वो थे हमारे 33,000 करोड़, जो कि 1/3 ऑफ इन्फ्लोज है हमारे। फिर हमारा एक्टिव मल्टी कैप फंड जो थे तो NFOs कलेक्टेड अराउंड 2,000 करोड़ आउट ऑफ 8,000 करोड़ नेट फ्लोज, एंड नेट आउटफ्लो इन एक्टिव लार्ज कैप फंड था दैट वाज अराउंड 1,800 करोड़, एंड फोकस्ड एंड ELSS फंड थे अराउंड 2,000 करोड़। पैसिव फंड्स की अगर हम बात करें तो पैसिव इक्विटी फंड्स नेट इनफ्लो था 9,000 करोड़। इक्विटी कॉन्स्टिट्यूटेड अराउंड 78% ऑफ द पैसिव इनफ्लोज एंड कमोडिटीज अराउंड 18%। पैसिव लार्ज कैप्स funds received around 90% of the passive inflows, and mid and small cap passive funds also show the healthy inflows though on the lower AUM basis. इसका एडवांटेज क्या हो रहा है, जो हमारे एक्टिव फंड में जो आपका इन्फ्लो बढ़ रहा है तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है सबसे पहले कि हमारे जो इन्वेस्टर्स शिफ्ट टुवर्ड द एक्टिव मैनेजमेंट इन हाई ग्रोथ सेगमेंट्स जैसे कि स्मॉल एंड मिड कैप्स में। फिर आपका जो पैसिव फंड्स कंटिन्यू टू गेन द ट्रैक्शन ड्यू टू द लो कॉस्ट एंड मार्केट लिंक ट्रांसपेरेंसी, तो पैसिव फंड में भी आपका ट्रैक्शन हमने देखा है कंटिन्यू हो रहा है। फिर इट विल स्ट्रेंथन द मार्केट डेप्थ अक्रॉस द कैटेगरीज स्पेशली ETF, बट इसकी भी लिमिटेशन है जैसे कि स्मॉल कैप एक्टिव इन्फ्लोज मे रेज द वैल्यूएशन एंड वॉलेटिलिटी कंसर्न, एंड एक्टिव लार्ज कैप अंडर परफॉर्मेंस रिड्यूस द इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। थर्ड, the passive fund face the tracking error risk and dependence on index composition. Fourth, the retail investors may struggle to assess which category suits their risk appetite. तो ये हमारी कुछ limitations हो सकती है। वे हेड क्या है, हमें सबसे पहले इन्वेस्टर एजुकेशन को स्ट्रेंथन करना होगा ऑन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पे। हमें बेटर डिस्क्लोजर्स ऑन फंड स्ट्रेटजी लानी होगी टर्नओवर पे बेंचमार्क कंपैरिजन के लिए। हमें डेवलपमेंट करना होगा मोर डाइवर्सिफाइड पैसिव इंडेक्सेस को जैसे कि स्मार्ट, बेटा, इक्वल वेट। फिर हमें पुश करना है, रेगुलेटरी पुश करना है फॉर द कॉस्ट ट्रांसपेरेंसी इन बोथ एक्टिव एंड पैसिव स्कीम्स। यूपीएससी रिलेवेंस की बात करें तो प्रीलिम्स में जैसे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड पे पूछा जा सकता है जैसे एक्टिव वर्सेस पैसिव, ETFs, इंडेक्स फंड्स, कॉन्सेप्ट ऑफ AUM, NFOs, ट्रैकिंग एरर, अल्फा, बेंचमार्क, इस पे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। मेंस में GS3 का टॉपिक है ये, तो मेंस में किस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं जैसे रोल ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन फाइनेंशियल मार्केट, इन्वेस्टर प्रोटेक्शंस एंड कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स, इम्पैक्ट ऑफ फंड फ्लोज ऑन इक्विटी मार्केट स्टेबिलिटी, मार्केट ट्रेंड्स एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स डेवलपमेंट। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड NHAI अडॉप्शन। तो आपके जो श्योरिटी बॉन्ड होती है बेसिकली होती क्या है, देखो फॉर एग्जांपल लेट्स से ये पार्टी A है, इनको कोई प्रोजेक्ट बनाना था, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया लेट्स से पार्टी B को। अब पार्टी B को आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रही है, बट मान लीजिए पार्टी B कुछ आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको नहीं फुलफिल कर पाती है, तो इसकी हमें कौन गारंटी देगा, इसकी क्या श्योरिटी होगी। तो कहा जाएगा कि भाई आप फला जगह जाइए, लेट्स से C, ये इंश्योरेंस कंपनी है, इनसे आप इंश्योरेंस ले करवाइए श्योरिटी बॉन्ड। अगर ये B अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको फुलफिल नहीं कर पाता है तो ये उसको पे करेंगे। तो ये है आपके इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड। तो NHAI
जो है इन्होंने एक्सेप्ट करा है इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड्स को एज अ ऑल्टरनेटिव टू द बैंक गारंटीज फॉर द टोल ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल, जो टीओटी मॉडल है। तो ये आपका फर्स्ट एवर यूज है इन द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, और ये अलाइन कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मूव है टू ट्रीट ई बैंकिंग, बैंक गारंटीज एंड इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड्स एट पार विद द बैंक गारंटीज। तो ओवर 40 श्योरिटी बॉन्ड्स हैव बीन ऑलरेडी बीन इशूड फॉर एनएचएआई कॉन्ट्रैक्ट्स। तो व्हाट इज इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड? तो जैसे दैट इट्स अ 3 पार्टी लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें प्रिंसिपल होता है पार्टी विद अ प्राइमरी ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगी कौन है? पार्टी टू whom द ऑब्लिगेशन इज ओड। एंड थर्ड इज द श्योरिटी, इंश्योरर गारंटिंग द परफॉर्मेंस एंड पेमेंट इफ प्रिंसिपल डिफॉल्ट। तो ये वर्क एज अ फाइनेंशियल गारंटीज दैट इंश्योरर विल कवर द लॉसेज इफ द कॉन्ट्रैक्ट फेल्स टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। तो जैसे हमने देखा था, जो थर्ड पार्टी थी वो गारंटी ले रही है बी पार्टी की, जो अगर वो अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं कर पाता है तो इट विल एक्ट एज ए सब्सटीट्यूट फॉर द बैंक गारंटीज इन द गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। एडवांटेजेस क्या है? तो ये आपके एनहेंस करेगा लिक्विडिटी को, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट नीड्स नॉट टू ब्लॉक द कैश मार्जिन एफडीज फॉर द बैंक गारंटीज, वो करने की जरूरत नहीं है कॉन्ट्रैक्टर को। फिर ये लोअर करेगा कॉस्ट बर्डन ओवर टाइम वर्सेस ट्रेडिशनल बैंक गारंटीज में। फिर ये आपका रिड्यूस करवाएगा रिलायंस ऑन द बैंक्स, जिससे कि आपके जो डाइवर्सिफाई द रिस्क मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंट होगी। ये इनेबल करेगा आपके ग्रेटर पार्टिसिपेशन बाय एमएसएमईज एंड मिड साइज कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि ये जाएंगे इंश्योरेंस से अपना कॉन्ट्रैक्ट श्योरिटी बॉन्ड ले लेंगे। फिर ये सपोर्ट करेगा फास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एग्जीक्यूशन को अंडर एनआईपी एंड भारतमाला में, क्योंकि जितना आपका पैसा लिक्विडिटी कॉन्ट्रैक्टर के पास रहेगी वो उतना ही जल्दी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा और उतना ही हमारा फास्टर आपका एग्जीक्यूशन होगा। फिर ये बूस्ट करेगा ट्रस्ट बिटवीन गवर्नमेंट एजेंसीज एंड प्राइवेट डेवलपर्स के बीच में। एंड देन लास्ट, प्रमोट करेगा ये इनोवेशन इन इंश्योरेंस सेक्टर भी। बट इसकी भी आपकी कुछ लिमिटेशंस होंगी, जैसे कि श्योरिटी बॉन्ड्स इन इंडिया इज अ नेसेंट एंड प्राइसिंग नॉट येट स्टेबलाइज्ड। तो जो आपके प्राइसिंग है श्योरिटी बॉन्ड की वो अभी नेसेंट स्टेज में अभी आई है, तो इसकी जो प्राइसिंग है वो अभी भी स्टेबलाइज नहीं हुई है। फिर जो आपके इंश्योरर्स हैं दे मे फेस द हायर अंडर राइटिंग रिस्क स्पेशली इन ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स में। तो ज़्यादा आपको जो इंश्योरेंस है उनका रिस्क बढ़ेगा हायर अंडर राइटिंग करने की वजह से। फिर आपका आता है लो अवेयरनेस अमॉन्ग द कॉन्ट्रैक्टर्स एंड द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। अवेयरनेस ही नहीं है कॉन्ट्रैक्टर्स को और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को कि इस टाइप का भी कोई मैकेनिज्म है आपके पास। फिर देर इज़ अ नीड फॉर द रोबस्ट क्लेम्स मैनेजमेंट टू अवॉइड डिलेज। तो आपका जो क्लेम मैनेजमेंट है वो भी आपका रोबस्ट होना चाहिए ताकि हमारे डिलेज को हम लोग अवॉइड कर सकें। पॉसिबिलिटीज ऑफ मॉरल हजार्ड इफ कॉन्ट्रैक्टर रिस्क असेसमेंट इज वीक। तो एक मॉरल हजार्ड भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टर कह दे कि भाई मेरे को क्या है, इंश्योरेंस वाले श्योरिटी बॉन्ड मैंने ले लिया वो पे करें, है ना, तो वो काम कंप्लीट नहीं करेगा। फिर आपका रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट मे डिटर द इंश्योरर्स फ्रॉम द इशूइंग लार्ज बॉन्ड। तो जो इंश्योरर्स हैं वो लार्ज बॉन्ड इशू करने में थोड़ा सा घबराएं। वे अहेड क्या हो सकता है, हमें सबसे पहले एक स्टैंडर्डाइज श्योरिटी बॉन्ड प्रोडक्ट्स जो कि टेलर्ड हो टू द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वो डेवलप करना चाहिए। फिर आईआरडीए जो है दे में रैशनलाइज द कैपिटल एंड सॉल्वेंसी नॉर्म्स फॉर द श्योरिटी अंडर राइटिंग कर सकते हैं। फिर हमें क्रिएट करना है एक सेंट्रल क्लेम्स मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म को टू एंश्योर द स्पीडी सेटलमेंट। तो जितना जल्दी आपका क्लेम सेटलमेंट होगा उतना ही ट्रस्ट बढ़ेगा। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी फॉर इंश्योरर्स ऑन द प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिस्क स्कोरिंग। तो जो इंश्योरर्स हैं उनको प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन करना है, कितना रिस्क है उसका, तो उसकी भी उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी, उनकी कैपेसिटी डेवलप करनी होगी ताकि वो सही तरीके से इवैल्यूएट कर पाएँ प्रोजेक्ट्स को और उसी हिसाब से वो आपकी श्योरिटी बॉन्ड को इशू करें। फिर हमें एक्सपेंड करना है अडॉप्शन टू द रेलवेज, रिन्यूएबल एनर्जीज एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में। एंड हमें एनकरेज करना चाहिए ग्लोबल री इंश्योरेंस को टू सपोर्ट द लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स। तो हम ग्लोबल लेवल पे जो आपके री इंश्योरेंसर्स हैं उनका भी हम सपोर्ट ले सकते हैं जो हमारे लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में। यूपीएससी रिलेवेंस की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है श्योरिटी बॉन्ड डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन श्योरिटी बॉन्ड वर्सेज बैंक गारंटी क्या है, रोल ऑफ एनएचएआई, आईआरडीए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नोटिफिकेशन और टीओटी मॉडल कॉन्सेप्ट भी। मेंस की अगर हम बात करें तो जीएस3 इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी में आपका आ सकता है, जैसे इनोवेटिव फाइनेंसिंग टूल्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स इन प्रोक्योरमेंट तो क्या क्या स्टेप लिए है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चैलेंजेस क्या क्या चैलेंजेस आते हैं वहाँ पर आप बता सकते हो एक वे फॉरवर्ड में कि हम लोग
इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड्स को ला सकते हैं। रोल ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर इन इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीक्यूशन, तो फाइनेंशियल सेक्टर का क्या रोल है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीक्यूशन में, तो वहाँ पर भी हम इसको एग्जाम्पल को कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोवरेन ग्रीन बॉन्ड, तो ये क्या है, तो देखिए ग्रीन बॉन्ड्स सबसे पहले क्या होती हैं, तो बॉन्ड जैसे कि एक आपका डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है। मान लीजिए ए है, इसको एक प्रोजेक्ट शुरू करवाना है और उस प्रोजेक्ट के लिए इसको चाहिए पैसे, तो ये क्या कर रहा है, बॉन्ड इशू कर रहा है, और लेट्स से बी है, इसने इसको पैसे दिए और इसमें बॉन्ड में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया कि भाई आपने मुझे इतने पैसे दिए हैं, मैं आपको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इतने इंटरेस्ट पे आपका पैसा लौटा दूंगा। ये होती है बॉन्ड। ग्रीन बॉन्ड्स क्या होती हैं कि आपने पैसा तो लिया बॉन्ड इशू करके, बट आपका जो प्रोजेक्ट है वो ग्रीन सेक्टर की तरफ होना चाहिए। ग्रीन एनर्जी हो गया, है ना, नेचर इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होना चाहिए, तो उसको हम लोग कहते हैं ग्रीन बॉन्ड। और सोवरेन क्या होता है कि ये जो है ये बेसिकली गवर्नमेंट है, यानी गवर्नमेंट इशू कर रही है आपके जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है उसके लिए बॉन्ड्स को। तो न्यूज़ क्या है, इंडियाज फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2024 issuance of sovereign green bond including 5-year maturity tranche has garnered the strong investor demand, indicating the confidence in India's green financing framework. So what are the sovereign green bonds? So it's a debt instrument issued by the foreign sovereign government to raise the funds exclusively for environmentally sustainable projects. Proceeds are earmarked for the green sectors such as renewable energy, energy efficiency, clean transport and climate adaptation. India's use of sovereign green bond अगर हम देखें तो it reflects the India's commitment to the low carbon economy and its climate targets. तो हमारे जो पंच अमृत हैं, हमारी जो क्लाइमेट टारगेट्स हैं, जो कमिटमेंट्स हैं, उस डायरेक्शन में है ये। फिर लोअर कैपिटल कॉस्ट फॉर द ग्रीन प्रोजेक्ट्स बाय अट्रैक्टिंग द ESG ओरिएंटेड इन्वेस्टर्स, डाइवर्सिफाइंग द इन्वेस्टर बेस एंड मोबिलाइजिंग द प्राइवेट कैपिटल। इससे क्या होगा, इंडियाज फर्स्ट सोवरेन ग्रीन बॉन्ड इशुएंस फाइनेंस्ड कौन कौन सी करी हैं आपकी, तो ग्रिड स्केल सोलर एंड विंड प्रोजेक्ट्स में हमने इसको इशू करा है। फिर आपके जो डिसेंट्रलाइज सोलर सिस्टम्स हैं जैसे एग्रीकल्चर सोलर पंप्स, तो वहाँ पर भी हमने सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को इशू करा हुआ है। एडवांटेजेस क्या होती हैं इसकी, तो ये प्रोवाइड करवाता है एक आपका डेडिकेटेड फंडिंग फॉर द ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ये रिड्यूस करता है आपके कैपिटल फॉर द रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स ड्यू टू द ESG डिमांड, ये हेल्प करेगा इंडिया को टू मीट द क्लाइमेट एक्शन COP कमिटमेंट एंड नेट जीरो गोल्स ऑफ 2070 एंड इट विल एनहेंस द इंडियाज ग्लोबल इमेज इन द सस्टेनेबल फाइनेंस मार्केट। ये डीपन्स करेगा डोमेस्टिक ग्रीन बॉन्ड मार्केट्स को एंड एनकरेज करेगा हमारे प्राइवेट इशूअर्स को, अलाइंस विद द इंडियाज पुश फॉर द ग्रीन सिक्योरिटीज एंड द ग्रीन ट्रांजिशन। बट अगेन इसमें भी कुछ हमारी लिमिटेशंस होंगी, तो क्या क्या आपकी लिमिटेशन है, सबसे पहले रिस्क ऑफ ग्रीन वॉशिंग इफ प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इज वीक। तो ग्रीन वॉशिंग होता क्या है हमारा, तो आपको जैसे पता है कि हमारे जो भी मान लीजिए कोई कंपनी है उसने कहा कि भाई हमने बॉन्ड तो इशू करी है ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए और हम क्या कर रहे हैं, हम लोग ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर रहे हैं, तो बाई ऑन फेस तो आपको दिखाया जा रहा है कि आप ग्रीन सेक्टर में काम कर रहे हो, इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहे हो, बट वो सिर्फ आई वॉश है। बैक एंड आप क्या कर रहे हो, आप इन्वायरमेंट को डैमेज ही कर रहे हो। तो इस टाइप की जो माल प्रैक्टिसेस होती है उसको हम कहते हैं ग्रीन वॉशिंग। फिर और क्या हमारी लिमिटेशन है, सेकंड लिमिटेशन है हमारे पास लिमिटेड पूल ऑफ हाई क्वालिटी एंड वेरीफाइबल ग्रीन प्रोजेक्ट्स। हमारे जो ग्रीन प्रोजेक्ट हैं वो वेरीफाइबल ही नहीं है और हाई क्वालिटी के हमारे हाई नहीं इतने। फिर हमें अगली क्या लिमिटेशन हम लोग देख सकते हैं, दैट इज द नीड फॉर द रोबस्ट इम्पैक्ट असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। हायर कंप्लायंस कॉस्ट फॉर ट्रैकिंग एंड इवेल्यूटिंग द ग्रीन आउटकम्स, ये कहीं हमारे पास इश्यू रहता है। एक और लिमिटेशन है आपकी रिगार्डिंग द ग्लोबल ग्रीन बॉन्ड्स मार्केट, वो वोलेटिलिटी एंड अफेक्ट्स विच अफेक्ट द प्राइसिंग एंड द डिमांड। करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क में आल्सो डिटर द फॉरेन इन्वेस्टर्स, तो आपके जो करेंसी और इंटरेस्ट रेट रिस्क है वो आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी थोड़ा सा डरा सकते हैं। वे हेड क्या रख सकते हैं हम लोग, तो सबसे पहले हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए ग्रीन फाइनेंस फ्रेमवर्क को विद इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ऑडिट्स। हमें एक्सपेंड करना है अपने एलिजिबल सेक्टर्स टू द ग्रीन हाइड्रोजन, EV इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर्स को। हम एक क्रिएट कर सकते हैं यूनिफाइड नेशनल टैक्सोनॉमी फॉर द ग्रीन प्रोजेक्ट्स एंड
We can encourage the state governments and PSUs to issue the sub-sovereign green bonds. और क्या कर सकते हैं हम लोग? We can integrate the green bonds with the carbon markets once operational. अगर हम यूपीएससी रिलेवेंस की बात करें तो प्रीलिम्स में आपसे डेफिनेशन ऑफ सोवरेन ग्रीन बॉन्ड पूछी जा सकती हैं, एलिजिबल सेक्टर्स अंडर इंडियाज ग्रीन फाइनेंस फ्रेमवर्क, डिफरेंस बिटवीन ग्रीन बॉन्ड्स एंड कन्वेंशनल बॉन्ड्स, उसके पे भी आपसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है प्रीलिम्स में। मेंस में ये 2 पार्ट आ सकते हैं GS3 पेपर में, बट इकोनॉमी और इन्वायरमेंट दोनों पर। तो क्वेश्चन किस टाइप से, जैसे कि फाइनेंसिंग द ग्रीन ट्रांजिशन, रोल ऑफ ग्रीन बॉन्ड इन मीटिंग द क्लाइमेट कमिटमेंट, मोबिलाइजिंग द प्राइवेट कैपिटल फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो उस पर भी आपके मेंस के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम द इंश्योरेंस सेक्टर्स। तो ये हमारी इंश्योरेंस रिलेटेड हमारी जो करंट अफेयर थे वो हमारे खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन।